लेकिन हम उसको ओझल कर दिए हैं पूरी शिक्षा व्यवस्था से, सामने आने ही नहीं देते। उसका नाम भी बच्चों के सामने आने नहीं देते। अरे ये तो पिछड़ापन है। अरे कोई जहाज बना और गुजरात के लोथल से 2,500-3 हजार साल पहले भी अगर वो सुमेरियन अरबियन कंट्रीज को जाता था ट्रेड करने और शिप चली जाती थी सकुशल, तो बिना टेक्नोलॉजी और साइंस की जाती थी क्या? अगर राम धनुष चलाते हैं और बाण इतने दूर रावण को जाके लगता है ठीक निशाने पर, अर्जुन का बाण जाकर के चिड़िया के आंख में ही लगता है, तो बिना लॉ ऑफ डायनेमिक्स, लॉ ऑफ मोशन जाने हुए था क्या ये? कितने कोण पर खींचेंगे प्रत्यक्षा, कितना बल लगाएंगे, जिससे कितनी दूरी पर जाएगा, और क्या प्रोजेक्टरी होगी, क्या ट्रेजेक्टरी होगी, ये बिना ज्ञान हुए धनुष बाण चलाते थे क्या? लेकिन हम मान लेते हैं कि हम तो विज्ञान कहां से सीखे? न्यूटन से सीखे। एस्ट्रोफिजिक्स, पूरी दुनिया का 2 ही कैलेंडर होते हैं, या तो लूनर कैलेंडर है या तो सोलर कैलेंडर है। ये तो जानते हैं सभी लोग, चंद्रमा आधारित या सूर्य आधारित। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने लूनर और सोलर, देखो कितना एस्ट्रोफिजिक्स एडवांस थी हमारी खगोल विज्ञान, लूनर और सोलर के बीच में भी एक समन्वय करते हुए ब्लेंडिंग कर दिया कि 354 दिन तो चंद्रमा के आधारित वर्ष होगा, 365 सूर्य आधारित होगा, लेकिन हर 3 साल पर ऐसा एडजस्ट कर दो कि लूनर और सोलर दोनों 3 साल बाद फिर एक हो जाएं, फिर जो कमी आती जाए फिर जोड़ते एडजस्ट करते जाओ। यह प्रथा भारत के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जिसको आप क्या कहते हैं, मलमास, अतिरिक्त महीना आ गया, उसको क्या करते हैं, सिर्फ जल चढ़ा दो, ये करा दो, वो करा दो, उसमें उलझ जाते हैं, उसका विज्ञान नहीं समझते। इसके पीछे विज्ञान था। जब हम मनाते हैं ये पितृपक्ष, सबसे अधिक उसी कालखंड में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्रमण करता हुआ उसी 15 दिन पृथ्वी के सबसे समीप होता है, इसलिए उस पर मन पर हमारे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उस दौरान कहा गया है कि कोई काम मत करो नया, पितरों की आध्यात्मिक वंदना करो, ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो, इसलिए रखा गया है। बाकी चीजें तो धर्म और त्योहार से इसलिए जोड़ दी गई कि सबको व्याख्या करने में पता नहीं कितने के समझ में आएगा, लेकिन धर्म के साथ जोड़ देने पर सब आचरण करने लगेंगे, उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अब एक बात कर लें गणित की, उससे पहले ही अच्छा ये मुझे बताइए कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो किसने बताया ये कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर? कोपरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो ने बताया। यही पढ़ाते हो ना 16वीं शताब्दी में। और आर्यभट्ट से भी पहले ऋग्वेद के 3रे मंडल में अनेक ऋचाएं भरी पड़ी हैं जो कहती हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। और इतना ही नहीं, ये भी कहती हैं कि अपनी कक्षा में भ्रमण करती है। और ये भी ऋचाएं कहती हैं कि अपनी कक्षा में ही नहीं बल्कि थोड़ा सा झुक करके कुंवड़ की तरह भ्रमण करती है। ये हमारे ऋग्वेद के 3रे मंडल में है ऋचाएं। और कोपरनिकस की हिम्मत नहीं पड़ी 16वीं शताब्दी में कि अपने शोध को प्रकाशित कर दे। उसने कहा मेरे मरने के बाद अपने शिष्य से कहा कि तुम प्रकाशित कर देना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज घूमता है। अगर हमने हेलियोसेंट्रिक बात कर ली तो हमें तो सजा मिल जाएगी, और जब वास्तव में बाद में गैलीलियो उसको आगे बढ़ाता है तो आजीवन कारावास मिलता है। जब ब्रूनो उसको आगे बढ़ाता है तो उसको विष का प्याला दिया जाता है, क्योंकि चर्च डोमिनेंट पॉलिटिक्स थी वहां उस समय। चर्च जो कहता था उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता था कोई, विज्ञान की हिम्मत नहीं थी। और हमारे धर्म पुस्तक जिसको कहते हैं ऋग्वेद को, जिसको गणरियों का गीत कहते हैं, उसमें खगोल विज्ञान की वह धाराएं हजारों साल पहले लिखी हैं जिसकी क्रेडिट कोपरनिकस, गैलीलियो, ब्रूनो तमाम सजा के बाद पाता है। लेकिन हम ऋग्वेद को कोई मान्यता नहीं देते।
आर्यभट्टी, वराहमिहिर, सूर्य सिद्धांत, बृहद संहिता, स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त का, उसकी कहीं चर्चा ही नहीं है। मैजिक स्क्वायर हम पढ़ाते हैं इस रूप में जैसे वहां से सीखा हमने पाश्चात्य गणित से। नारायण पंडित मैजिक स्क्वायर के पहले व्यक्ति हैं जिनकी पुस्तकों में मैजिक स्क्वायर की अवधारणा है। कोटि नहीं, 10 टू द पावर 421 की गणना करने का नंबर सिस्टम हमारे भारत की प्राचीन व्यवस्था रही। इसके उदाहरण है, एक ललित विस्तारा है बौद्ध ग्रंथ, उसको पढ़िए तो उसमें एक चर्चा है कि स्वयंवर होता था ज्ञान के आधार पर। आप लोगों ने भी यही सुना होगा कि शौर्य के आधार पर होता था स्वयंवर। लेकिन जब बुद्ध की शादी हुई थी ना, सिद्धार्थ के रूप में जब थे यशोधरा से, तो यशोधरा के पिता ने एक स्वयंवर कराया और उसमें राजकुमारों का आमंत्रित किया, जिसमें 500 राजकुमार आए और सबके लिए कहा गया कि प्रश्न पूछे जाएंगे गणित के, जो सही जवाब दे देगा उसी से शादी होगी यशोधरा की। और उस समय के प्रमुख मैथमेटिशियन जब अर्जुन ने प्रश्न किया सिद्धार्थ से कि बताओ कोटि के बियॉन्ड अंक कौन से हैं, 10 टू द पावर 7 के बियॉन्ड कितने हैं, तो उन्होंने कहा तिलक्षणा, जो 10 टू द पावर 53 तक की बात करता है। फिर उन्होंने, अर्जुन ने कहा कि कोई और भी पद्धतियां हैं जो आप सिस्टम बता रहे हो इसके अलावा? उसने कहा हाँ, 7 मोर सिस्टम्स आ रही है। और उसके आधार पर उन्होंने कहा अंतिम है जो है ध्वज ग्रवित, जो 10 टू द पावर 421 तक की गणना उन्होंने सिद्धार्थ ने गिना दिया है। और हम कहते हैं हमने नंबर सिस्टम कहां से सीखा? अरबियन सिस्टम है, ग्रीक वाले अरब से सीखे, ग्रीक वालों ने हम पर आशीर्वाद दे दिया, हम तो जानते ही नहीं थे। वेदों में 72,000 नाड़ियों की चर्चा है बिना गणित जाने, अर्थमेटिक जाने। सुलभसूत्र, कात्यायन सुलभसूत्र, मानव सुलभसूत्र, आपस्तंभ सुलभसूत्र, वेदिकाओं की बात करते हैं, यज्ञ हवन की वेदिकाएं। आपको मालूम है कितने तरह की वेदिकाएं होती थी ज्यामितीय आकार हजारों साल पहले? 70 ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ आल्टर्स यज्ञ वेदिकाओं की। और वो बहुत ही जटिल ज्यामिति होते थे, सभी स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल नहीं होते थे। वो कैसे बनते थे? बौधायन के सूत्र से। और हम क्या पढ़ाते हैं बच्चों को कि ज्यामिति के फादर कौन थे? पाइथागोरस। मतलब पाइथागोरस ने अगर कृपा नहीं की होती तो हम ज्यामिति जानते ही नहीं। सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के अर्बन स्ट्रक्चर को हम भूल गए। कालीबंगन के मल्टीपल क्रॉप को हम नहीं पढ़ाते। हम अर्बन सिस्टम की जो विशेषताएं थी वो नहीं पढ़ाते सरस्वती सिंधु की, यही पढ़ाते हैं कि आर्य आक्रमण किए, द्रविड़ मर गए और द्रविड़ भाग गए। ये तो प्रीडोमिनेंट नैरेटिव है। और उसका जो अर्बन स्ट्रक्चर था, जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, जो ट्रेड सिस्टम था, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। आज भी वो कथाएं, प्रथाएं सरस्वती की आज भी चल रही, लेकिन को कहते हैं कि सरस्वती सिविलाइजेशन, आर्य सिविलाइजेशन तो अलग अलग है। ये जो सिंदूर लगाती है ना हमारी माएं और बेटियां, बहुएं, ये सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन में मिला हुआ है। इसके अवशेष चूड़ियों के मिले हुए हैं, डांस के मिले हुए हैं, योग के मिले हुए हैं। जो स्वामी जी सुबह आपको योग शिविर कर रहे थे, तो टेराकोटा की मूर्तियां योग करती हुई मिली है। पीपल के वृक्ष में निशान मिला है, पशुपतिनाथ मिले हैं। आज भी वही परंपरा है। आज भी हम शिव को काशी विश्वनाथ की पूजा कर रहे हैं, हजारों साल पहले भी कर रहे थे, लेकिन नहीं, ये सब चीजें उस रूप में कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन, कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर नहीं बताया जाता, बल्कि हम ये बताया जाता है कि भिन्न भिन्न कालखंड में भिन्न भिन्न संस्कृतियां आई और उनके बीच में युद्ध हुआ। तो ये विषय है। मैं जिस विषय की चर्चा करूं बहुत विस्तार से बता सकता हूं, लेकिन मैं इसको यहां पर अब निष्कर्ष की ओर ले आता हूं कि ये जो भी विषय है, भाषा विज्ञान भी, पाणिनि की व्याकरण पहला फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का साइंस है, पूरी दुनिया मानती है। तो चाहे लिंग्विस्टिक हो, सोशल साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, राज्य व्यवस्था हो, सब प्राचीनतम ग्रंथों में। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज उसमें आविष्कार की जरूरत नहीं है, शोध की जरूरत नहीं है। आज की परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिष्करण, परिमार्जन की आवश्यकता है,
लेकिन ये गौरव हमें होना चाहिए कि विश्व के सभी डोमेन में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे पूर्वज रहे। अब हम आते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड क्यों आया। यही महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों की जो स्वप्न थे और शहीदों के जो स्वप्न थे उनको साकार करने के लिए पूज्य स्वामी रामदेव जी के बार बार प्रयास करने के बाद अनेक और भारत के शिक्षाविदों के उसके समर्थन के साथ साथ भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया और उसमें एक पंक्ति लिखा कि इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है कि आधुनिक सामर्थ्य के साथ साथ भारत की ज्ञान परंपरा को साक्ष्य आधारित, फॉल्स नहीं, साक्ष्य आधारित रेफरेंस के साथ हर विषयों में कैसे हम इसको समावेशित और समन्वित करेंगे, यह लक्ष्य रखते हुए भारत का एकमात्र बोर्ड भारतीय शिक्षा बोर्ड है जिसको भारत सरकार ने यह मैंडेट दिया है लिखित रूप में। और इसीलिए उन्होंने गठन किया, भारत सरकार ने स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में उन्होंने सर्च किया लीगली और भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए पतंजलि योग पीठ को सबसे उपयुक्त स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में भारत सरकार ने विधि सम्मत प्रक्रिया से पाने के बाद पतंजलि योग पीठ को निर्देशित किया कि अब आप बोर्ड बना सकते हैं जिसमें आधे मेंबर भारत सरकार के होंगे, आधे मेंबर पतंजलि योग पीठ द्वारा नामित होंगे, लेकिन सबके लिए एक मानक निर्धारित होगा। किसी को उठा के आप सदस्य नहीं बना सकते। वो शिक्षाविद होना चाहिए, प्रशासनिक सेवा का व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन उसे संस्कृत में निष्णातता होनी चाहिए। और अनेक वाइस चांसलर, 7 वाइस चांसलर मेंबर हैं हमारे बोर्ड के, 8 पद्मश्री हमारे मेंबर हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के, और इसमें IITian भी हैं, बड़े संत भी हैं, एक पूरा पुष्प गुच्छ है ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान का एक सामर्थ्य विकसित करने का बोर्ड है। और ये बोर्ड लीगली भारत सरकार ने पहला ऐसा बोर्ड है जिसको एकमुश्त नेशनल और स्टेट के सभी बोर्ड के समकक्ष एक साथ ही घोषित कर दिया कि भारतीय शिक्षा बोर्ड इज इक्विवेलेंट टू ऑल नेशनल एंड स्टेट बोर्ड्स। इसके सर्टिफिकेट उतने ही प्रामाणिक हैं जितने प्रामाणिक नेशनल बोर्ड CBSE के हैं, उतने ही प्रामाणिक हैं। और ये पत्र सारे राज्य सरकारों को लिख दिया, UGC को लिख दिया, UGC ने सारे कॉलेजेज और विश्वविद्यालय को लिखा, AICTE को लिखा, सारे प्राइवेट प्राविधिक विद्यालयों को चला गया, सारे चीफ सेक्रेटरीज को चला गया ताकि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में किसी को प्रॉब्लम ना हो, इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीजें हमें वैधानिक रूप से पुष्ट कर दी गई। तो इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित एक नेशनल बोर्ड है। इसको अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वेबसाइट पर, भारत सरकार की वेबसाइट पर मिलेगा सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो बोर्ड है उसमें CBSE के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड और NIOS का नाम आपको मिलेगा, ICSE का नाम मिलेगा सबसे नीचे। वो भारत सरकार द्वारा गठित नहीं है, उसमें आता है इट्स ए प्राइवेट बोर्ड जो 150-180 वर्षों के क्रम में धीरे धीरे ओवर द हिस्टोरिक पीरियड एक बोर्ड के रूप में अपने को मान्यता प्राप्त कर लिया। हाल में नोटिस भी दिया भारत सरकार ने, तो हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट से स्टे लेकर के ICSE बोर्ड चल रहा है। उसकी लीगैलिटी ये है। सारे राज्यों में चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है शिक्षा, इसलिए राज्य सरकारों से भी हमने सर्कुलर जारी कराया। और हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड को अगर आप उत्तर प्रदेश की भी वेबसाइट पर देखेंगे तो CBSE के साथ साथ इस बोर्ड का भी पोर्टल पर नाम आपको दिखेगा, NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया दिखेगी और नोटिफिकेशन भी दिखेगा कि प्रदेश सरकार भी इस बोर्ड के संचालन के लिए पूरी तरह से वैधानिक स्वीकृति दे दी है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि इस देश के लगभग 14 और प्रांतों से भी सर्कुलर जारी हो गया। यद्यपि भारत सरकार ने सबके लिए किया है, लेकिन हम सहूलियत के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट में भी
चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन मिनिस्टर से मिल करके वो सर्कुलर जारी करा रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 वर्ष पूर्व ही इसको जारी कर दिया था। चूंकि एनसीएफ विलंब से आया, सितंबर 29, 2023, इसलिए इसके अनुरूप किताबें बनाने की प्रक्रिया में आप देखेंगे एनसीईआरटी ने भी, जो सीबीएसई के विद्यालय हैं, उसमें कक्षा 3 की किताबें पीडीएफ में भेजी हैं और कक्षा 6 की भी उन्होंने कहा था पीडीएफ में भेजेंगे, अभी शायद नहीं भेज पाए हैं या कुछ भेजे होंगे, कुछ प्रक्रिया में होंगे, लेकिन प्रिंटेड नहीं भेज पाए हैं। हम चूंकि विगत 2.5 वर्षों से इसी नियत और इसी धारणा में, इंडियन रूटेडनेस पे ही काम कर रहे थे, तो एनसीएफ आने पर थोड़े बहुत बदलाव के साथ हमने अपनी पुस्तकों को 6ठी क्लास तक प्रकाशित कर दिया। 8वीं तक को हम ले आएंगे दिसंबर तक, इसके बाद 9वीं की लाएंगे हम मार्च तक, पूर्णतः एनसीएफ के अनुरूप। अगर आप शिक्षाविद हैं तो आपसे आग्रह जरूर करूंगा कि आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की किताब के अलावा अगर एनसीईआरटी लगा रहे हैं तो वो प्राचीन किताब है, वो एक मैंडेट है सरकारी, आपको लेना है वो अलग बात है, लेकिन अभी उन्होंने एनसीएफ के आधार पर किताब नहीं तैयार की है। प्राइवेट पब्लिशर ने मोहर लगा दी है कंप्लायंट एनसीएफ, लेकिन अगर आप एनसीएफ पढ़ करके मिलान कर लीजिएगा, किसी भी एक भी प्राइवेट पब्लिशर की किताब अगर एनसीएफ के अनुकूल निकलेगी तो हमें जरूर फोन कर लीजिएगा। मैंने करीब 10 का देखा, कहीं से इधर कट पेस्ट किया और उठा करके किताब को तुरंत मार्केट में ला दिया। आखिर कौन सी जादू की छड़ी है कि 4 महीने में उन्होंने सारी किताबें तैयार कर दी एनसीएफ के आधार पर, और 3200 स्टाफ के साथ एनसीईआरटी कोई किताब नहीं ला पाया। तो आप इसी से क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्राइवेट पब्लिशर आपको किताब दिए होंगे मार्केट में, वो एनसीएफ से कितनी अनुकूलता है उसकी। तो मैं समय समय पर, ये तो गौतम बुद्ध नगर को तो मैं घर की तरह मानता हूं, यद्यपि इधर मेरे इतने दौरे होते हैं कि मैं गौतम बुद्ध नगर में रह ही नहीं पाता। कभी हैदराबाद, कभी बैंगलोर, तो कभी अहमदाबाद, कभी कलकत्ता, कभी चेन्नई, कभी गुवाहाटी, अन्य जगहों पर उनके राज्य सरकारों, उनके शिक्षाविदों से वार्ता। और आपको बताऊं, मैं ये पुस्तकें हमने जो तैयार की, इसमें हमने 1200 प्रोफेसर इस देश के और 2800 अच्छे विद्यालयों के टीजीटी, पीजीटी के साथ सैकड़ों बार वर्कशॉप करने के बाद ही इसको तैयार किया है। ऐसा नहीं कि एक को किसी को इंगेज किया, किताब लिख दो और हमने छाप दिया। और हमारे साइंस कमेटी के जो चेयरमैन हैं, एक अंदाजा आप लगा सकते हैं, एससी वर्मा साहब हैं, प्रोफेसर एससी वर्मा, जिनकी कोई भी शायद आईआईटीएन भारत का आज की तारीख में होगा, शायद ही कोई ऐसा हो जो बिना उनकी किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़े हुए आईआईटी में एंट्री पाया हो। तो हम ये भी ध्यान रख रहे हैं कि जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, सीयूटी, क्यूट हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कॉम्पिटेंसी में हमारा बच्चा पीछे नहीं रहेगा हमारे बोर्ड की पुस्तकों के पढ़ने के बाद, लेकिन उसके केंद्र में होगी भारत की आत्मा। और क्यों स्कूल एजुकेशन को टारगेट बनाया, ये अंतिम बात कह के अपने विराम दूंगा वाणी को। एक बायोफिजिसिस्ट की रिसर्चेज आजकल बहुत आ रही हैं 2006 अनवर्ड्स, हालांकि हमारे शास्त्रों में पहले से था संस्कार पद्धति। 11 वर्ष की उम्र तक ही 16 में से 11 संस्कार हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे ऋषियों के मन में भाव था कि जो कम उम्र के ही जो लोग होते हैं, उन्हीं की चेतना और मानस का निर्माण जो होगा वही जीवन भर उनको संचालित करेगी उनकी गतिविधि। आज विज्ञान मान रहा है इस बात। रिसर्चेज आई हैं अल्फा, थीटा, बीटा, गामा के रूप में कहते हुए कि गर्भ से लेकर के 4 वर्ष तक बच्चा अल्फा एनर्जी वेव्स होता है, 4 से 8 साल की उम्र में थीटा होता है, 8 से 12 की उम्र में बीटा होता है और 12 से 16 में गामा होता है। एक पार्टिकल फिजिक्स आजकल कहती है कि एवरी पार्टिकल इन द कॉस्मॉस इज एन ऑसिलेटिंग वेव बिटवीन 2 ऑपोजिट पोल्स, एवर डायनामिक एवर प्रोग्रेसिव। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण नृत्य करती ऊर्जा है 2 विपरीत ध्रुवों के मध्य। इसी फिलॉसफी को, पार्टिकल फिजिक्स को लेते हुए उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, बोलते भले नहीं हैं, उनके पास शब्द नहीं है, उनके पास वाक्य नहीं है,
लेकिन उनकी जो ये फैक्ट्री है ना, इंटेलेक्चुअल फैक्ट्री प्रोसेसिंग की, वो हमसे आपसे कई गुना तेज है। वो उनके इम्प्रिंट सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम बन जाता है उनके सबकॉन्शियस का, और वही एल्गोरिदम उनके नेचुरल इंटेलिजेंस को जीवन भर गाइड करता है। और आंकड़ा सुन के आप दंग हो जाएंगे। छोटे बच्चे 1 सेकंड में 20 लाख सूचनाओं को प्रोसेस कर लेते हैं। कितने? 20 lakhs। और कॉन्शियस माइंड 1 सेकंड में कितना करता है? ओनली 40। हम जो लोग हैं ना कॉन्शियस माइंड के लोग, जो कॉन्शियस जिनका ज्यादा हावी होता है, सोचते हैं कि हम बड़े चेतन मस्तिष्क के लोग हैं, हमारा वो चेतन बन चुका रहता है 99% 14-15 साल तक, और पूरी जिंदगी हमको ड्राइव करता है। इसलिए हम लोग सत्य से परे आचरण कर लेते हैं और इसके बाद कॉन्शियस माइंड से प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जैसा बना है वैसा स्पॉन्टेनिटी में करा लेता है आपसे, क्रोध करा लेता है। बाद में सोचते हैं यार मुझे क्रोधित तो नहीं होना चाहिए था, मेरी पत्नी तो बहुत अच्छी है, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, बेटा बहुत अच्छा है, मैं अनायास नाराज हो रहा हूं। लेकिन बाद में वो कॉन्शियस माइंड चूंकि स्लो प्रोसेसिंग करता है ना, जो फास्टर मशीन है वो अपना करामात दिखा देती है, तब तक आप प्रायश्चित करते रहो। अब कुछ का तो कॉन्शियस माइंड भी खराब होता है तो प्रायश्चित ही नहीं करते, लेकिन जिनका कॉन्शियस माइंड ठीक है वो भी प्रायश्चित तक ही सीमित है। बड़े बड़े ऋषियों को आपने देखा होगा, आधुनिक ऋषियों में जेल में चले गए हैं मातृशक्ति के साथ अपराध करके, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड उनसे करा लेता है। बाद में उन्हें लगता है अरे शास्त्रों पुराणों की बात तो मैं करते करते क्या कर गया। तो यह सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड का निर्माण हमें गर्भ से मां के 16 साल की उम्र तक ही हो सकता है, मतलब गर्भ से लेकर के कक्षा 12 तक, बल्कि 10वीं तक, इतने तक ही हो सकता है। और इसमें अगर संस्कार नहीं हुआ, इसमें अगर भारत का मूल्यबोध सिंचित नहीं हुआ, बीज रोपण नहीं हुआ, तो बाद में हम कुछ भी करते रहे, प्रवचन करते रहे, 10-10 हजार की कथाएं सुनते रहे बाबाओं संतों की, भारत के मानस में कोई रूपांतरण नहीं हो सकता। ये वैज्ञानिक सत्य है। और आप आचरण को एग्जामिन स्टैटिस्टिकल सर्वे करके भी देख लीजिएगा, नहीं मिलेंगे लोग आप। तो ये भारतीय शिक्षा बोर्ड से इसलिए आप जुड़े। और एक बात बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहां तो कम संसाधन है, फिर भी हमको अलाउ कर दीजिए भारतीय शिक्षा बोर्ड से। मैं उनसे कहता हूं कि ये लड़ाई आपको राज्य सरकारों से भी लड़नी होगी। आप मुझे ये बताओ कि अभी चुनाव भी चल रहा है, जैसे मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, राजनीति से मतलब भी नहीं है, न रहेगा, लेकिन क्या कभी मैनिफेस्टो में या टीवी के डिस्कशन में या मंचों से ललकारते हुए विभिन्न दलों के नेताओं से आपने शिक्षा के मुद्दे को केंद्र में देखा है क्या? कि शिक्षा केंद्र में हो? क्या कभी ये फिक्र करते हुए किसी को सुना कि जो आम लोग बच्चे हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप के हैं, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए पर्याप्त सरकारी विद्यालय नहीं है, प्राइवेट विद्यालयों में ही पढ़ाया ही जा सकता है, क्योंकि सरकारी स्कूल इतने हैं नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है और उन बच्चों को के पिता बहुत फीस नहीं दे सकते। और लो बजट स्कूल के लिए क्या मानक भिन्न नहीं होने चाहिए क्या? अगर ये नहीं भिन्न होगा, ये अभिभावक नहीं आवाज उठाएंगे, कोई एक बोर्ड, एक व्यक्ति इस आवाज को उठाएगा भी तो भी उसको बल नहीं मिलता, क्योंकि लोकतंत्र चलता है दबाव समूहों से। डेमोक्रेसी रन्स थ्रू प्रेशर ग्रुप्स, और प्रेशर ग्रुप्स की जो प्रायोरिटी होती है उसके आधार पर चलेगा। अगर राजनीतिक दलों की जो फैक्ट्री है, उन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया है, नाम नहीं लूंगा उस प्रोडक्ट का, और उस प्रोडक्ट के उपभोक्ता हम लोग हैं, उसी आधार पर वोट देते हैं। जब तक आप शिक्षा को प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, जब तक आप स्वास्थ्य को प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, तो फैक्ट्री मालिक ये प्रोडक्ट तैयार क्यों करेगा? उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हमने
ये उनको एहसास नहीं कराया कि आपके अस्तित्व के केंद्र में आपके द्वारा बनाए गए वैचारिक उत्पाद नहीं, बल्कि ये शिक्षा केंद्र में होना चाहिए, शैक्षणिक व्यवस्था केंद्र में होनी चाहिए और इसके अनुरूप नीतियां और अवस्थापना सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अनुरूप पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में, एक गहरे रूपांतरण होने चाहिए। जब तक ये आवाज अभिभावकों से नहीं उठेगी, स्कूल के संचालकों से नहीं, क्योंकि उसमें तो उनका इंटरेस्ट तलाश लिया जाता है। अगर स्कूल के संचालक कोई बात उठाएंगे तो तुरंत कहेंगे इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसलिए बोल रहे हैं। ये आवाज अभिभावक की ओर से होनी चाहिए, तभी जाकर के एक रूपांतरण हो सकता है। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना और मैं इसके लिए बहुत ऋणी हूं, क्योंकि मेरे मन में शिक्षा के लिए जो एक भाव है वो मुझे अंदर से मां सरस्वती मुझे थकने नहीं देती है। मैं 10-10, 20-20 घंटे बोल सकता हूं इसी विषय पर, बाकी पर नहीं, बाकी मेरा विषय ही नहीं रहा। तो इसलिए आपसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारी इस यात्रा में को ट्रैवलर बनिए, सहयात्री बनिए, जितने कदम बढ़ा सकते हैं उतने कदम बढ़ाइए और हमें सुझाव भी दीजिए, क्योंकि कलेक्टिव विजडम के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता। किसी एक व्यक्ति का विजडम फाइनल नहीं होता, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, चाहे स्वामी रामदेव जी हो, चाहे महर्षि अरविंदो हो, कोई एक व्यक्ति का विजडम हावी नहीं होता जब तक कलेक्टिव विजडम एक कलेक्टिव सोल न बन जाए वो विचारधारा। उसीलिए आपके बीच आया था और एक रिश्ते से भी आया था कि आप हमारा घर है। ये यहां हमने 2.5 वर्षों तक सेवा करने का ईश्वर ने मौका दिया था हमें, और नोएडा में भी अथॉरिटी में भी 3 वर्ष सेवा करने का मौका दिया था। तो यही एकमात्र जनपद है जो मैं अपनी नौकरी का लगभग 1/6 हिस्सा मैंने इसी जनपद में व्यतीत किया है। इसलिए मैं आप सभी का ऋणी हूं और आज आपने ध्यान से सुना उसका भी ऋणी हूं।